सो हाय हेलो इन्वेस्टर्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर अभी करंटली जो है हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। और हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे जो है हमें हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखने मिल रहा है। अब कभी भी अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है आपका हाई होता है, मतलब हम ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि यार उस स्टॉक के अंदर जो है अच्छी खासी डिमांड देखने मिल रही है हमें। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको आरएसआई एक्सप्लेन करूँ तो किसी भी सेक्टर के अंदर इतने ज़्यादा मार्केट करेक्शन के बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है पहले 26,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से करंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है अभी 21,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल पे भी जहाँ बाकी स्टॉक्स के अंदर करेक्शन देखने मिल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस वाले सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, अगर आप लेंडिंग स्पेस के अंदर देखोगे तो सारे लेंडिंग स्पेस के स्टॉक्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ओवर लेवरेजिंग का इशू चल रहा है। अगर आप बैंक्स के केस में देखोगे तो लोन बुक की जो ग्रोथ है उसके अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिला है। तो ओवरऑल अगर आप लेंडिंग साइड देखोगे तो प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन स्टिल अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखोगे तो वहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स जो है हमें देखने मिल रहे हैं। अब क्या देखने मिल रहा है हमें हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर? अगर आप देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अब कोई भी कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी, वहाँ लोन बुक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ पैरामीटर होता है। तो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज लोन बुक ग्रो करने के लिए जो गाइडेंस दे रही है वो 20% प्लस के आसपास दे रही है। इसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्यों नहीं देखने मिल रहा है? रीज़न बीइंग कि यार ये लोग जो है सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर काम करते हैं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर देखोगे तो अरमान फाइनेंशियल हो गया, या फिर आपके एमएसएमई लेंडर्स देखोगे जैसे कि एसबीएफसी फाइनेंस, ये लोग जो है आपका सिक्योर्ड के अंदर भी थोड़ा काम करते हैं और अनसिक्योर्ड के अंदर भी थोड़ा काम करते हैं। तो अभी जो इशूज चल रहा है वो ओवर लेवरेजिंग के थ्रू भी जो भी माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर इशू चल रहा है, बाकी एनबीएफसीज के अंदर एसेट क्वालिटी से रिलेटेड आपके जो इशू चल रहा है, तो वहाँ अगर आप अभी देखोगे तो सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर हमें हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो है वो चीज़ देखने नहीं मिल रही है। और एसेट क्वालिटी जो है मोर और लेस अगर आप मैक्सिमम सेक्टर के अंदर देखोगे तो स्टेबल है। इसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर एक और चीज़ हमें देखने मिल रही है कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज, बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस जो है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो भी बात कर रही है, बजाज फाइनेंस फिनसर्व भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे तो इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस भी जो है इसके बारे में बात कर रही है। और फिर जो बाकी आपकी दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जैसे कि आवास हो गया, एप्टस हो गया, तो वो लोग भी जो है इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया शेल्टर के केस में अगर आप देखोगे कंपनी स्पेसिफिक में जाके तो वहाँ ये प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है, फॉल इन मार्जिन्स वाला। लेकिन बाकी सब कंपनीज तो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर एंटर करना बड़ा सिंपल है अगर आप कंपैरेटिवली बैंक्स वगैरह को कंपेयर करोगे तो। और इसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर पहले जो है सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती थी, लेकिन अगर आप अभी आज के डेट पे देखोगे तो बैंक्स भी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एंटर कर रहे हैं। कोई कंपनीज जो कि सिर्फ, अगर आप अरमान फाइनेंशियल का मैं एग्जांपल लूँ तो अरमान फाइनेंशियल क्या था, एक माइक्रो एमएसएमई लेंडर था, एमएसएमई लेंडर नहीं सॉरी माइक्रो फाइनेंस लेंडर था। एमएसएमई तो आपका एसबीएफसी फाइनेंस था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि इन्हें जो है सिक्योर्ड साइड ऑफ लेंडिंग के अंदर जाना है। भले ही सिक्योर्ड साइड ऑफ लेंडिंग के अंदर यील्ड जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन यहाँ आपकी जो सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपका अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो। तो इसलिए लोग भी वहाँ एंटर कर रहे हैं, बाकी कंपनीज भी एंटर कर रही है, बैंक्स भी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर लैंड कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और सारे कंपनीज जो है मार्जिन प्रेशर हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात लगी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आने के बाद भी एसेट क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब रीज़न बीइंग कि अगर आप सिक्योर्ड लेंडिंग करते हो और उसमें भी अगर आप घर के लिए लेंडिंग करते हो तो उस केस में क्या होता है कि भले ही इंडस्ट्री के अंदर हमें प्रॉब्लम देखने मिले, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका जो घर है वो अगर कोई लेके भी गया बैंक वाला, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो ना कि वो बैंक वाला जो है आराम से आपका घर को बेच सकता है। बेचकर जो भी मॉर्टगेज पे रखकर बेचकर जो भी है बैंक को आराम से पैसे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हो तो अब तो बैंक जो है प्रॉब्लम में फंस जाएगी, आपकी फाइनेंस कंपनी जो है प्रॉब्लम में फंस जाएगी। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो क्रेडिट कॉस्ट है बाकी इंडस्ट्री के अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी स्टेबल है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। और अभी तक सिनेरियो जो है
अंडर कंट्रोल है क्रेडिट कॉस्ट के केस में अगर आप देखोगे तो। फिर इसके साथ साथ अब करंटली जो है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर भी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हमें देखने मिला है। ये स्लो डाउन हमें सारे कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा है। आपके इंफ्रा कंपनीज हो गई, डिफेंस कंपनीज हो गई, बैंकिंग स्पेस के अंदर कंपनीज हो गई, आपका माइक्रो फाइनेंस के अंदर कंपनीज हो गई। तो इलेक्शन के वजह से हर एक कंपनी जो है प्रॉब्लम हाईलाइट कर रही है। उसी तरीके से अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी देखोगे, बीट आपका इंडिया शेल्टर हो गया या बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो ये सारी कंपनीज जो है एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर रही है कि पोस्ट इलेक्शन के बाद डिमांड के अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला, लेकिन अभी जैसे ही इलेक्शन हो चुका है डिमांड जो है फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक चीज़ है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो पीएम आवास योजना है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे उसका जो 2.0 वाला वर्जन जो है वो आ चुका है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक इंडियन के पास अपना घर हो। तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर कंपनीज की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है। एक हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर एक कंपनी है हुडको। हुडको के केस में अगर आप देखोगे तो हुडको का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और इस बेस पे भी कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो अच्छे खासे फास्ट बेस पे जो है ग्रो कर सकती है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर भी जो है इतना फास्ट पेस पे ग्रो करने का गाइडेंस दे रहे, मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो है अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ हर एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ की वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको ट्रैक करने चाहिए। अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, जैसे कि लोन बुक का ग्रोथ। किसी भी फाइनेंशियल के अंदर लोन बुक का जो ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ जो है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिलता है तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक भी जो है वो चलना बंद कर देता है। अब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, और इसका अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका जो लिस्टेड प्राइस था वहाँ से ये स्टॉक के अंदर अगर आप देख रहे हो तो अच्छा खासा करेक्शन जो है हमें देखने मिला है। रीज़न बीइंग कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर क्या हुआ है कि इनकी जो वैल्यूएशन है, अगर आप इनका प्राइस टू बुक देखोगे तो प्राइस टू बुक इनका 5.16 के आसपास है, और कंपनी ग्रो कर रही है 20 to 25% के आसपास। इस बार अगर आप Q3 के अंदर देखोगे तो इन्होंने जो है 26% के आसपास ग्रो किया है मेरे हिसाब से। हाँ राइट, 26% के आसपास। तो आप देखो कि अगर आप कोई भी कंपनी के लिए, अब अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए कुछ भी वैल्यू तो नहीं दे सकते हो। उस कंपनी को आप उसके पीयर स्पेस के अंदर कंपेयर करोगे, देखोगे कि पीयर्स के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है, और आप उस हिसाब से जो है उस कंपनी की वैल्यू डिसाइड करोगे। तो आप खुद ही देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस 25 to 26% के आसपास ग्रो कर रही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो मांग रही है वो है 5 के आसपास का। और इसी तरीके से आप अगर दूसरी कंपनीज देखोगे जो कि 2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, और वो कंपैरेटिवली आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस से जो है वो ज़्यादा पेस ऑफ ग्रोथ दे रही है एयूएम के अंदर या लोन बुक के अंदर। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर आरओई डायरेक्शन ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि रीज़न सिंपल है। अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा फास्ट पेस पे आपका आरओई इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हम अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। बट अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी अगर आप इनका आरओई देखोगे तो इनका आरओई जो है थोड़ा रिड्यूस हो गया था, क्योंकि अभी जो है इनका आईपीओ आया है, जिसके वजह से अगर आप आरओई आपको पता है तो आरओई आपका जो है नेट इनकम अपॉन इक्विटी होता है। तो जब आपका आईपीओ आता है तब आपका इक्विटी का जो बेस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हमें जो है आरओई के अंदर फॉल देखने मिलता है। तो ये रीज़न है जिसके वजह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो आरओई है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिला है। लेकिन बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी है, जैसे कि इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, जो कि अपना आरओई जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रही है, जो कि पॉजिटिव बात है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर के ग्रोथ के लेवल पे भी देखोगे तो हमें आरओई के अंदर जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिला है। अब इसके साथ साथ मैं प्रेफर करूंगा कि कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो वो ज़्यादा डेट लेकर आपका लेवरेज करे इंस्टेड ऑफ आपका इक्विटी लेकर वो क्यूआईपी रेज वगैरह कर कर ग्रो करे। अब डेट लेकर क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी जो है डेट लेकर ग्रो करेगी तो उनका लेवरेज इंक्रीज होगा। और अगर आपको पता है तो जो आपका आरओई होता है बिजनेस का, वो आपका आरओए और आपके लेवरेज का फंक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा फास्ट पेस पे आपका आरओई भी इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ लेवरेज लेकर अगर आप और इंक्रीज करोगे तो आपका आरओई जो है बिजनेस का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, जो कि फाइनेंशियल के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। तो आप कभी भी कंफ्यूज हो ना कि यार ये फाइनेंशियल के अंदर क्या चल रहा है, तो आप सिंपली उसका आरओई चेक कर लो जो कि किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है।
फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि हमें ट्रैक करना चाहिए वो है क्रेडिट कॉस्ट। अब कोई भी फाइनेंशियल के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर भी आप यही देखो कि यार क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है क्या। अगर क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर अपना क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज होने की बात कर रही है तो समझ लो कि उस कंपनी के अंदर जो है प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। ये रूल आप एनबीएफसीज को भी यूज़ कर सकते हो, बैंक्स को भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी फाइनेंशियल स्पेस के अंदर जो स्टॉक है उसको यूज़ कर सकते हो। अब रीज़न क्या है कि यार क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप मान लो कि किसी भी कंपनी का अगर क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका जो एयूएम का ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और वो लोगों से तो ऑब्वियसली जिस तरीके से उनका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा उस हिसाब से तो वो ऑब्वियसली चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक स्पेस के अंदर कंपटीशन होती है और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो उसे लेंड कर देगा। तो इसलिए क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ होना जो है एक बहुत नेगेटिव बात है। और एक बार आपका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपके आरओई को इम्पैक्ट करेगा, आपके डिसबर्समेंट को इम्पैक्ट करेगा। और क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, ये आपका एसेट क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो है आपका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ होता है, जो कि और भी बुरी बात है। क्योंकि जो अगला पैरामीटर है वो है एसेट क्वालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम कंपनी वाइज एसेट क्वालिटी देखें तो अगर आप देखोगे तो डीपीडी बकेट्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। 30 डे डीपीडी बकेट होता है, 60 डे डीपीडी बकेट होता है, जो कि आपको ट्रैक करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी कंपनी की एसेट क्वालिटी रहेगी उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो यार एक चीज़ है कि अगर आप सिर्फ अच्छी खासी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर कर चल रहे हो और कंपनी के अंदर ग्रोथ लेकर नहीं आ रहे हो तो फिर मुझे जो है ये चीज़ के अंदर इशू लगता है। क्योंकि सिर्फ एसेट क्वालिटी रखकर जो है आपको फ़ायदा नहीं है, जो कि आपके एचडीएफसी बैंक के साथ हो रहा है करंटली। फिर इसके साथ साथ अभी करंटली अगर आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत लोगों ने जो है, बहुत लोग एनपीए बनना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत लोग डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट हो चुके हैं, अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है 30 डेज़ वाला, 60 डेज़ वाला, वो लेट पे करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसलिए इस स्पेस के अंदर जहां इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका लेंडिंग साइड, माइक्रो फाइनेंस के अंदर अरमान फाइनेंशियल नाम की एक कंपनी है जहां उनके अगर आप डीपीडी बकेट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक और नेगेटिव साइन है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर आप ये देखोगे माइक्रो फाइनेंस, हालांकि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इतना प्रॉब्लम हमें देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके बकेट्स इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसलिए इन्हें जो है अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी भी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। अब अगले दो पैरामीटर्स के पहले मुझे जो है एक और अनाउंसमेंट करनी है आपको। अगर आपको पता होगा तो मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि अभी अभी लाइव हुआ है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप सिंपली मुझे जो है 1-on-1 मेरे पास आकर कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर 1-on-1 मेंटरशिप दूंगा। इसके साथ साथ आपको डेली पता चलेगा, आप जो है एक ग्रुप पे ऐड किए जाओगे, व्हाट्सअप ग्रुप होगा वो, जहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा कि यार किस तरीके से जो है कौन सी कंपनी में स्टडी कर रहा हूँ, मेरे क्या व्यूज़ है उस कंपनी से रिलेटेड, किस तरीके का उसका वैल्यूएशन है। कोई भी कंपनी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि यार मुझे इस कंपनी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, और कोई भी कंपनी अगर मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। डेली मैं जो स्टॉक स्टडी करता हूँ उसके बारे में जो है वो ग्रुप पे पोस्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है अगर आप देखोगे तो कोई बोरिंग कोर्स की तरह ये नहीं होगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लाइव वर्कशॉप्स होगी। अब लाइव वर्कशॉप्स अगर आप देखोगे तो हर हफ्ते के अंदर एक वर्कशॉप करेंगे हम, जो कि एकदम प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी और आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। तो ये चीज़ है जो कि मेरे को आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में हाईलाइट करवाना था। और एक और चीज़ है कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीज़न आएगा तब हम लोग जो है लाइव वर्कशॉप करेंगे बैठकर। हर एक वीक के अंदर एक वर्कशॉप होगा और उस वर्कशॉप के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे कि किस नंबर, कंपनी के जो नंबर्स है वो किस तरीके से आ रहे हैं और क्या किस तरीके का सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो है वो हमें देखने मिल रहा है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आपको एनरोल करना है तो आप सिंपली नीचे जो है एक लिंक दिया हुआ है, मैं सिर्फ वैसे भी 50 पार्टिसिपेंट्स को ही ले रहा हूँ, तो आप सिंपली वो लिंक पर जाकर रजिस्टर कर लो। और जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे विदिन 24 to 48 आवर्स जो है आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड किए जाओगे और आराम से आप मुझसे जो है 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो। आप मुझे जो है 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। आप क्या कोई भी डाउट होगा, कोई स्टॉक रिलेटेड हो गया, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, सीखना है कि कोई इंडस्ट्री को कैसे ट्रैक करते हैं, तो आप सिंपली मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो अब वीडियो की तरफ फिर से जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जो अगला पैरामीटर है वो है मैनेजमेंट टोन।
कोई भी मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी का, उसका टोन ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रीज़न क्या है? हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि मैं हर एक इंडस्ट्री को किस तरीके से एनालाइज करता हूँ, कौन से इंडस्ट्री के अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो आओ मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओ। ऑलरेडी बहुत लोग जो है एनरोल कर चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी एनरोल कर लो, और फिर हम जो है साथ में 1-on-1 मिलकर कनेक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स में बैठेंगे और प्रैक्टिकली हर एक सेक्टर का, हर एक कंपनी का जो है फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे कि क्या हमें देखना चाहिए, क्या हमें नहीं, और डेली आपको अपडेट्स तो मिलता ही रहेगा। मैनेजमेंट अगर कॉन्फिडेंट है, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर देखोगे तो मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अब रीज़न भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमें अभी तक हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर जो है वो देखने नहीं मिला है। फिर इसके साथ साथ अब एक और चीज़ जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए कि टाइप ऑफ बुक। अगर आप देख रहे हो कि यार आर ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, हो सकता है कि वो बुक का जो नेचर है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ बुक हो या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ नेचर हो। तो वो अब बुक का नेचर भी जो है अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आपका फिक्स्ड रेट ऑफ नेचर है, अगर आप लोन जो है वो फिक्स रेट पे दे रहे हो, और अगर आपका रेपो रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली भाई ये जो है वो दिक्कत वाला बात है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग रेट पे दे रहे हो लोन और आपका रेपो रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप जो है आराम से उस पर इंक्रीज़ कर सकते हो आपका जो बोरोइंग रेट है वो, मतलब जिस रेट पे आपने लेंड किया है और जिस रेट पे आपका जो बोरोइंग है वो जो है इंक्लाइंड होता है। लेकिन जब रेट कट होता है, और तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि आप जो है कम कॉस्ट पे बोरो कर सकते हो और सिंपली आपका जो डिसाइडेड रेट ऑफ लोन है आप उस पर लेंड कर सकते हो, तो आपका यील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी करेंटली रेट कट वाला एनवायरनमेंट चल रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि यार किस तरीके का सिनेरियो जो है हमें देखने मिल रहा है अभी। तो नेचर ऑफ बुक भी ट्रैक करना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अब कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करते, सीधा कंपनीज़ के डिस्कशन की तरफ आ जाते और बात करते कि किस कंपनी के अंदर किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। तो जो पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप देखोगे तो पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस जो है अच्छे खासे नंबर रिपोर्ट कर रही है और सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे जो है यही कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप जो फैक्टर्स जो कि मैंने आपको पहले बताए वो फैक्टर्स अगर आप हर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर ट्रैक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो आराम से चूज़ कर लोगे। और हर एक पोर्टफोलियो के हिसाब से, उसके रिस्क के हिसाब से उसे जो है कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। अब सिंपली जो कंपनी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, हो सकता है कि वो थोड़ी रिस्की भी हो, तो वो सब जो चीज़ें हैं आपको कंसिडर करके चलनी चाहिए। इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये किन लोगों को लोन देता है? अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम इनके जो लोन्स हैं वो सैलरीड पीपल को देता है, और इनका जो लोन का साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर देखोगे तो अगर आपका लोन का जो टिकट साइज़ है वो कम होगा, तो आपके मार्जिन भी जो है वो उतने ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखोगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या करता है, इनका जो लोन बुक का जो टिकट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। इनका जो पर पर्सन ये लोग लोन देते हैं वो, अब ये क्यों देते हैं? क्योंकि जो लोग कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, इंफ्रा के अंदर, तो वहाँ पे भी ये लोग लोन देते हैं। इसके साथ साथ ये लोग होम लोन्स भी देते हैं आपके प्राइम बोरोवर्स को। तो जो बोरोवर्स जो कि लार्ज लोन ले सकते हैं, बड़े अमाउंट का लोन ले सकते हैं, उन्हें ये लोग लोन्स देते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग वगैरह भी करते हैं आपकी जो बड़ी इंफ्रा कंपनीज है उनके साथ साथ, कि कोई इंफ्रा कंपनी है भाई, उसे जो है अगर लीज़ के लिए वेट नहीं करना है तो वो सिंपली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास जा सकता है और ये लोग उसे डिस्काउंट कर कर जो लीज़ का टोटल पेमेंट होता है वो जो है वो प्रोवाइड कर कर दे देते हैं। और डेवलपर्स के लिए भी ये लोग जो है वो फाइनेंसिंग करते हैं अगर आप देखोगे तो इसलिए अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में देखोगे तो इनके मार्जिन जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। तो ये एक पॉइंट है। फिर इसके साथ साथ अगर आप इंडिया शेल्टर के अंदर देखोगे तो इंडिया शेल्टर के अंदर इनका जो आरओई है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। और इनका पैट के अंदर अगर आप देखोगे तो Q3 FY25 के अंदर इनका पैट जो है वो ओवर 53% के आसपास जो है वो ग्रो कर चुका है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है 76% ऑफ लोन जो है आपका लो इनकम ग्रुप और मिड इनकम ग्रुप को देते। अच्छी चीज़ क्या चल रही है इस कंपनी के अंदर? अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है कॉन्स्टेंटली जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है, गाइडेंस कंपनी देकर चल रही है 30 to 35% के आसपास का, जो कि पॉजिटिव बात है और अच्छा खासा गाइडेंस। और मेरे हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर सबसे अच्छा गाइडेंस जो है वो इंडिया शेल्टर का ही है। फिर इसके साथ साथ ये लोग नए नए स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन चल रहा है। अभी इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है कि अगले कुछ सालों के लिए ये हर एक साल जो है 40 to 45 ब्रांचेस ओपन करेंगे। इन्होंने मिनिमम स्प्रेड के लिए गाइडेंस दिया है 6% के आसपास का, और इनका जो ओपेक्स टू AUM है वो भी अगर आप देखोगे तो इम्प्रूव करने वाला है 20 बेसिस पॉइंट से फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी जो है ये लोग बता रहे हैं कि इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। अभी इनकी रेटिंग भी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो मोर और लेस जो है वो स्टेबल है।
और फिर उसके बाद हम जो है आगे के फैक्टर्स की बात करें तो थोड़ा प्रॉब्लम हमें इंडिया शेल्टर के अंदर देखने मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी एसेट क्वालिटी। तो वहाँ पे कंपनी बता रही है कि Q3 जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। Q4 जो है कंपैरेटिवली बेटर होता है। तो हमें जो है आगे जाकर वहाँ जो है सिचुएशन बेटर देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है इनकी मैक्सिमम लोन बुक अगर आप देखोगे तो ये जो है 60% फिक्स्ड के आसपास डील करती है और 40% जो इनकी लोन बुक है वो वेरिएबल है। तो ये लोग जो है अभी वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं ताकि इन्हें जो है प्रॉब्लम ना हो इतना ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो रेट कर इन्वायरमेंट के अंदर इनकी जो फिक्स्ड परसेंट ऑफ लोन बुक है उसके वजह से इन्हें जो है कंपैरेटिवली फ़ायदा देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू आपकी दूसरी कंपनी जो कि वेरिएबल के अंदर डील कर रही है। फिर इसके साथ साथ अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट का जो परसेंटेज है इनका वो अगर आप 9 मंथ FY25 के अंदर देखोगे तो इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि इनका मध्य प्रदेश के अंदर इन्हें कुछ प्रॉब्लम देखने मिल रहा था जो कि अब भी नॉर्मलाइज हो चुका है और Q4 के अंदर तो और जाकर चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यील्ड प्रेशर जो है जो कि मैं आपको पहले बता रहा था वो हमें इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने नहीं मिल रहा है, जो कि इस कंपनी की जो है एक और पॉजिटिव बात है। और ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ग्रोथ बेसिकली इनकी AUM की जो है वो लो बेस के तरफ से आ रही है। अगर आप इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस का बेस देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू आपकी दूसरी कंपनीज। तो इनका बेस छोटा है लोन बुक का, इसलिए ये लोग जो है अपनी लोन बुक बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात है। इसके साथ साथ इनका जो लेवरेज है, मैंने बोला कि जिस तरीके से आप लेवरेज इंक्रीज़ करोगे आपका ROE भी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेवरेज जो है 2.8x के आसपास है अगर आप देखोगे तो, और उससे जो है ये लोग आगे जाकर इंप्रूव करने वाले, जो कि और पॉजिटिव बात है। अब इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर क्या पैरामीटर्स है जो कि हमें ट्रैक करने चाहिए, तो वो ये है कि यार Q4 के अंदर कलेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है क्या, Q4 के अंदर एसेट क्वालिटी जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है क्या, और लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो 35-36% के आसपास ही है क्या, क्योंकि कंपनी ने वही गाइडेंस दिया है और कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें देखने ना मिले, ये जो है हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। पैरामीटर्स तो क्या ट्रैक करना है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो अब हम जो है सीधा कंपनी के पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं इस कंपनी के, और आपको है जो है बेसिकली खुद से समझ जाएगा कि क्या बेटर है क्या नहीं। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, एक चीज़ है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के केस में अगर आप देखोगे तो इनका जो प्राइस टू बुक है वो 3.26 के आसपास था, और आधार हाउसिंग फाइनेंस के केस में अगर आप देखोगे तो इनका प्राइस टू बुक है वो 3.13 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक ज़्यादा है इंडिया हाउसिंग शेल्टर का, क्योंकि रीज़न सिंपल है यार कि ये लोग बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जो है मार्केट हाई प्राइस टू बुक देता है। फिर उसके बाद आप जो है सीधा डिसबर्समेंट पे आ जाओ और AUM ग्रोथ पे आ जाओ। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप AUM ग्रोथ देखोगे तो वो कुछ 21% के आसपास हुआ है, और डिसबर्समेंट की बात करें तो डिसबर्समेंट के अंदर जो है हमें 20% का ग्रोथ देखने मिला है, जो कि मोर और लेस डिसेंट है। इनके ROE के अंदर हमें फॉल देखने मिला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, और पैट के केस में अगर आप देखोगे तो 17% का इंक्रीज देखने मिला है। और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि आपको फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर ट्रैक करना चाहिए, कि आपका वो प्रॉफिट होता है जो कि आपके प्रोविजन करने के पहले होता है। तो ये आपको जो है बैंक के कोर ऑपरेशंस के थ्रू जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसके बारे में जो है आपको आइडिया लग जाता है अच्छा खासा, और ये प्रोविजन करने के पहले होता है, तो आपको इसमें एसेट क्वालिटी का आइडिया जो है वो नहीं लगता है। अगर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट जो है लगभग सेम लेवल पे, तो मैं बोलता हूँ भाई ये तो पॉजिटिव बात है। फिर पैट अगर आप देखोगे तो 17% का इंक्रीज़ देखने मिला, और PPOP में हमें अगर आप देखोगे तो 20% का इंक्रीज़ देखने मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज आपके आधार हाउसिंग फाइनेंस को मिल नहीं रहा है। अगर आप इंडिया शेल्टर के केस में देखोगे तो उन्हें जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था। फिर अब लोन बुक के लिए इन्होंने गाइडेंस क्या देकर रखी है, अगर आप देखोगे तो कि जो इंडस्ट्री की गाइडेंस है वही 20-25% के आसपास है। तो इनकी खुद की भी जो लोन बुक गाइडेंस है वो भी इन्होंने 20-25% के आसपास जो है वो मेंटेन कर चली है। इनका भी टिकट साइज़ अगर आप देखोगे तो 10 लाख के आसपास कुछ इनका टिकट साइज़ है, और ये लोग भी जो है अगर आप देखोगे तो सैलरीड कस्टमर्स को जो है मैक्सिमम लोन देते, जो कि 57% के आसपास जो है इनके सैलरीड कस्टमर्स है। इनका कॉस्ट टू इनकम इंक्रीज हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी 98-99% के आसपास है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। अब क्रेडिट कॉस्ट इनका इंक्रीज हुआ है, और इनके जो स्टेज एसेट्स है उसके ऊपर जो है थोड़ा स्ट्रेस देखने मिला है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम जो है हमें देखने मिल रहा है। तो ये हमें जो है ट्रैक करना पड़ेगा Q4 के अंदर क्या ये इंप्रूव हो रहा है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा।
यील्ड्स थोड़ी प्रेशर के अंदर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया। और इनकी लोन बुक का अगर आप देखोगे तो 75% हाउसिंग लोन वाला पार्ट है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो है 57% वाला पार्ट है। अगर आप देखोगे तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर यील्ड जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, और हाउसिंग लोन के अंदर अगर आप देखोगे तो यील्ड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप जीएनपीए देखोगे इनका, तो जीएनपीए जो है ओके ओके लेवल पे चल रहा है इनका। अब अगली जो कंपनी जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इंटरेस्टिंग क्यों मुझे नहीं लगती है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। इनकी भी एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो स्टेज 2 एसेट के अंदर जो है थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। गाइडेंस इनका वही है 24 to 26% के आसपास का लोन बुक का गाइडेंस है अगले 3 सालों के लिए। आरओई अगर आप देखोगे तो अभी इनका आरओई जो है 11% के आसपास है, जो कि ये लोग बता रहे हैं कि ये इनके आरओई को जो है 13 to 15% के आसपास लेके जाएंगे, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो प्राइम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है वो FY26 से और ज़्यादा बेटर करना चालू कर देगा, तो वो हमें ट्रैक करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो डेवलपर फाइनेंस को जो है ये लोग 12 to 15% ऑफ AUM को जो है वो लिमिट कर चलने वाले, क्योंकि डेवलपर्स को अगर आप लोन देते हो सकता है उनके प्रोजेक्ट्स चले ना चले, तो उनके AUM के ऊपर जो है वो रिस्क आ सकता है। इसलिए डेवलपर फाइनेंस को ये लोग रिड्यूस कर चलेंगे, ताकि NNPA GNPA और बैड एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम जो है आपको ना देखने मिले। एक बार आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब होने लगती है तो आपकी कंपनी में ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने मिलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका ओपेक्स टू निम्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि यार ये कंपनी जो है आपके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के अंदर भी एंटर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्जिन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसकी वजह से कंपनी के अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम बैंकिंग स्पेस के अंदर निम्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है जो कंपनी ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज जो है मुझे देखने मिल रही है। उसके बाद अब ये वीडियो को देखकर आपका काम होगा ऐसा नहीं है, ये वीडियो के बाद आपको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को जाकर जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आपको वेरिएबल समझ नहीं आ रहे, पता नहीं है यार क्या स्टडी करूँ क्या नहीं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जाओ, एनरोल करो, नीचे लिंक दिया हुआ है, सोच क्या रहे हो, जल्द से जल्द जाकर एनरोल करो। उसके बाद हम जो है आगे का डिस्कशन हमारा कंटिन्यू करते। तो जो अगली कंपनी है वो है आवास हाउसिंग फाइनेंस। तो आवास हाउसिंग फाइनेंस को भी हम ये वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आवास के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है करंटली अपने ऑनलाइन मोड और अपने टेक वाले मोड पे जो है ज़्यादा फोकस कर चल रहे हैं। इन्होंने अपने टेक के ऊपर जो है अच्छा खासा स्पेंड भी करा है, और ऑब्वियसली आप अगर अच्छा खासा टेक मेंटेन कर चलते हो तो आपकी लोन बुक ग्रोथ भी जो है अच्छी खासी फास्ट पेस पे होगी। इसके साथ साथ ये लोग जो है लोन मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और इतने कुछ टाइम के लिए इनका जो टेक से रिलेटेड जो लोन से है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो इनका जो ऑनलाइन डिस्पर्सल ट्रांसफ़र है जो कि 53% से 70% के आसपास जा चुका है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। कंपनी के लोन बुक के ग्रोथ की बात करें तो इनका जो AUM का जो ग्रोथ है वो आपका 20% के आसपास है, डिस्बर्समेंट जो है वो 11% के आसपास है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 5% का हमें जो है ग्रॉस स्टेज 3 के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है, और निम्स के अंदर हमें फॉल देखने मिला है। लेकिन अगर आप ROA देखोगे तो ROA के अंदर जो है हमें थोड़ा सा 0.4 बिप्स का जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को भी अगर आप देखोगे तो नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये भी जो कंपनी है ये हाउसिंग लोन वाले सेगमेंट के अंदर ज़्यादा काम करती है। 69% ऑफ लोन बुक जो है इनकी हाउसिंग लोन वाले सेगमेंट के अंदर ही है। अगर आप AUM बाय टिकट साइज़ देखोगे तो मैक्सिमम लोन जो है ये लो टिकट साइज़ पे देते, दैट इज़ लेस देन 15 लाख, 85% के आसपास का। और फिर इसके बाद अगर आप 15 to 25 लाख के लोन्स देखोगे तो वो 10% के आसपास का, और 25 to 50 लाख वाले जो लोन है वो 5% के आसपास के। तो ये चीज़ है। कॉनकॉल की अगर हम बात करें तो इनका ROE जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, 14.06% के आसपास है, और टारगेट ये दे रहे हैं ROE के लिए 15 to 16% के आसपास का। तो ये ROE इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अभी तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अगर ROE इंक्रीज़ हो रहा है तो कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो पॉजिटिव चल रही है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली ROE को जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन मोड चल रहा है, नए एरियाज़ के अंदर ये जो कंपनी है वो एंटर करते जा रही है। और लोन बुक का जो गाइडेंस है इन्होंने भी वही 20 to 25% के आसपास का जो है वो देकर रखा है। प्राइस टू बुक वाइज देखूँ तो ये बाकी कंपनीज़ के लगभग एट पार ही ट्रेड कर रही है, जो कि आपका 3.32 के आसपास है। और इंडिया शेल्टर जो है उससे कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी कंपनी है ये।
इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। और स्टेज 2 में अगर आप देखोगे तो थोड़ा प्रोविज़न जो है इनके इंक्रीज़ हुए, लेकिन पोस्ट इलेक्शन जो है आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पीएमएवाई योजना ये 2.0 वाली, तो उसके वजह से जो है अच्छा खासा डिमांड हमें देखने मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है हमें देखने मिल रही है, जो कि पॉजिटिव बात है। तो यही सीन था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के बारे में। हमने डिस्कस किया कि क्या पैरामीटर्स आपको ट्रैक करने चाहिए, किस तरीके से आपको जो है कंपनी के अंदर चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनीज ख़राब कर रही है। मैंने आपको पहले पैरामीटर्स बता दिया और फिर मैंने आपको स्टैट्स दे दिए कंपनीज़ के, तो आप आराम से जो है खुद डिसाइफर कर सकते हो। और अगर आपको और इक्विटी रिसर्च के बारे में सीखना है तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है। आप सीधा जाके एनरोल कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि यार कौन से वेरिएबल्स के अंदर क्या वेरिएबल्स ट्रैक करनी चाहिए, कौन से इंडस्ट्री के अंदर, या फिर अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बार किसी स्टॉक्स के अंदर कन्फ्यूज्ड हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक बेटर है या ये स्टॉक बेटर है, तो उसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, एनरोल कर लेना। इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल लाइक कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है ऐसा और आपको लग रहा है कि ये चैनल जो है आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।